Hello students, now we are going to solve the unit test second 2020-21। तो स्टूडेंट हम यहाँ इस समय आपका जो टेस्ट सेकंड जो यूनिट टेस्ट हुआ था उसे हम यहाँ सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपको ये मालूम है कि ये जो पेपर था वो आपके पास 1 घंटा 30 मिनट का था। ओके, सफिशेंट टाइम था और हमारे पास स्टूडेंट्स ने काफ़ी अच्छे इसके जो सॉल्यूशन है वो भेजे हैं और उसी के सिलसिले में मैं आपको यहाँ पर कुछ उसके जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आइए हम पहले जो हमने क्वेश्चंस पेपर सेट किया था उसके बारे में हम आपसे यहाँ पर बात करते हैं। तो इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो आपके पास था, व्हाट डज ब्रेक इवन पॉइंट इंडिकेट। मीन्स कि जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो क्या इंडिकेट करता है। तो स्टूडेंट्स इसके बारे में आपने हमें यहाँ पर कुछ आंसर लिखे, तो उनमें कुछ एक के ठीक हैं लेकिन सही आंसर आपके पास ये देखें कि जो ब्रेक इवन पॉइंट है उसमें जो टोटल रेवेन्यू और टोटल जो कॉस्ट है वो इक्वल होती है। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन जो सी ऑप्शन है वो आपके पास सही है। तो इसे हम कहेंगे कि इसका सी पार्ट आपका सही है। तो अब हम अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं जो आपके पास आता है सेकंड क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है आपसे कि टी आर इज ग्रेटर देन टी बी सी इज इक्वल टू। तो इसका जो आपके पास आंसर है वो आंसर आपके पास है, आप देखिए कि ये जो आपके पास ए पार्ट है, ए पार्ट यानी ग्रॉस प्रॉफिट, ये आपके पास ठीक है और बाकी जो आपके आंसर हैं वो आपके आंसर इसके रॉन्ग होंगे। ओके, तो इस तरह से हम बात यहाँ करते हैं कि ये दो जो आपके पास क्वेश्चंस हुए इनके आंसर आपके पास मिल गए आपको। अब हमारे पास आता है तीसरा क्वेश्चन, जिसमें आपके पास लिखा है कि लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट अप्लाई टू, कि ये जो आपके पास लॉ ऑफ सप्लाई है कहाँ पर लागू नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर आपके पास जो चार ऑप्शन हैं इसमें आपके पास एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट और पेरिसेबल कमोडिटी, या फिर ए मतलब एग्रीकल्चर और सी मींस के पेरिसेबल कमोडिटीज़। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो ये लॉ ऑफ सप्लाई है वो इन जो डी पार्ट है यानी ए जो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वहाँ पर भी ये लागू नहीं होता और जो पेरिसेबल गुड्स कमोडिटीज़ हैं इन पर भी लागू नहीं होता। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो आपका सही है। तो आगे अब हम चलते हैं जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, जिसमें लिखा है कि इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू राइज इन द प्राइस इज कॉल्ड। तो इसमें लिखा हुआ है कि जो प्राइस में जो राइज है इसके वजह से जो आपके पास कहा जाता है उसे हम क्या बोल देते हैं कि वो आपके पास इंक्रीज इन सप्लाई है, या फिर आपके पास डिक्रीज इन सप्लाई है, या फिर आपके पास एक्सटेंशन इन सप्लाई है, या हम ये कहें कि जो आपके पास नन ऑफ दीज इसका ऑप्शन है, क्या ये सही है। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास इसका सही आंसर जो है वो आपके पास है एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। तो ये आपके पास इसका जो सी पोर्शन है वो आपका सही है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, जहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि फॉल इन आउटपुट प्राइस वुड कॉस्ट, कि जो आपके पास आउटपुट प्राइस है अगर उसमें फॉल हो तो उसके वजह से क्या होगा। तो स्टूडेंट्स इसका जो ऑप्शन आपके पास है, जो चार ऑप्शन हैं इसके चार ऑप्शन में जो आपका सही ऑप्शन हमारे पास जो दिया गया है वो दिया गया है फॉल इन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड राइज इन क्वांटिटी। ये इसका ऑप्शन सही है, यानी मीन्स जो पहला वाला आपके पास है वो आपका सही होगा। ये जो अभी हमने टिक लगाया इस पे बी पर ये टिक नहीं है, इसकी जगह जो टिक होगा वो आपका कहाँ होगा, ए पर होगा।
ए ऑप्शन आपका सही है। ओके, अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस जो आपके पास है, जिसमें आपके पास लिखा है कि डिफाइन कीजिए इक्विलिब्रियम प्राइस को। तो इक्विलिब्रियम प्राइस को डिफाइन करने के लिए आपने पढ़ा हुआ है कि ये जो हमारे पास इक्विलिब्रियम प्राइस है वो क्या रेफ़र करता है, वो उस प्राइस को रेफ़र करता है जहाँ पर जो मार्केट डिमांड और जो आपके पास मार्केट सप्लाई है वो दोनों इक्वल हो जाते हैं। ओके, तो इसके आंसर आपने दिए हैं, वो ठीक भी लिखे हैं आपके, लेकिन सही आंसर आपके पास यही होगा। अगर टेक्निकल लैंग्वेज देखें तो डी एक्स और जो आपके पास है यानी डिमांड एक्स आर्टिकल के लिए हैं, और एक्स एक्स यानी सप्लाई, दोनों इक्वल हो जाएं, वही पॉइंट आपके पास होता है। सपोर्ट प्राइस के बारे में अब हम आपसे बात करते हैं। तो ये आपको मालूम है कि ये सपोर्ट प्राइस जो है वो किसके लिए है, वो फार्मर्स के लिए दिया गया है। तो जिसके अंदर जो है वो मिनिमम प्राइस होता है, जो कि गवर्नमेंट मतलब फिक्स करती है। ये वेलफेयर किसका होगा, ये होगा आपका फार्मर के लिए। तो इस तरह से ये हमारे पास है। 8th क्वेश्चन में आपसे लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में पूछा गया है। तो ये जो लॉ ऑफ सप्लाई आपके पास है, तो ये लॉ ऑफ सप्लाई आपको मालूम है कि हमने बार बार आपको जब यहाँ वीडियो आपके पास पोस्ट किए थे, तो उसमें आपको हमने एक्सप्लेन किया था और बार बार रिमाइंड किया था कि आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि लॉ ऑफ सप्लाई जो है वो किस समय आप लिखना शुरू करेंगे, आप उस कंडीशन में कि आप लिखेंगे कि अदर थिंग्स आर रिमेन कांस्टेंट। तो ये काफ़ी स्टूडेंट्स ने लिखा भी है। तो हम ये कहेंगे कि अगर अदर थिंग्स आर रिमेन कांस्टेंट यानी बाकी सब चीज़ कांस्टेंट रहती है, तो ये जो लॉ ऑफ सप्लाई जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये आपसे जो पूछा गया है, तो ये आपके पास क्या होगा कि इफ़ द प्राइस इंक्रीज देन सप्लाई ऑल्सो इंक्रीज एंड वाइस वर्सा, मतलब इसके अपोजिट केस में भी यही होगा। तो ये आपको बनाना था। ओके, ठीक है, डायग्राम अगर आप नहीं दे सकते, लेकिन इसका आपको जो लॉ है वो आपको ज़रूर लिखना था। तो इस तरह से ये आपको समझ में आ भी गया है कि आपको क्या लिखना था। अब इसके बाद आता है हमारे पास जो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम है। तो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम के लिए आपको जो उसकी कंडीशन है वो आपको लिखनी थी कि ये जो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम है ये क्या है। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के लिए आपने जो लिखे हैं, जो डेफिनेशन लिखे हैं, उसमें एक बात आपको मैक्सिमम जो मतलब मोस्टली जो लिखनी थी वो कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो आपके पास है वो आपको उसमें वर्ड यूज़ करना था। तो वो कंडीशन है आपके पास कि जहाँ प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट होता है, अगर मिनिमम लॉस के साथ लिखें तब भी वो आपके पास ठीक रहती है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 के आंसर की बात की थी। ओके, तो ये आपको समझ में आया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है, इसमें आपसे पूछा गया है कि आप बताएं कि जो नेट प्रॉफिट है वो क्या है। तो सीधा सा है, इसकी एक टेक्निकल, ये जो नेट प्रॉफिट है इसके बारे में आपसे पूछा गया कि ये नेट प्रॉफिट आपसे, कि ये नेट प्रॉफिट आपके पास ये क्या है जो आपसे पूछा गया है। तो नेट प्रॉफिट में आपको लिखना क्या था कि उसमें आपको टी आर माइनस टी सी, मतलब जो टोटल रेवेन्यू है वो ग्रेटर होता है किससे, टोटल कॉस्ट से। ओके, हम सीधी सीधे बात यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये आपके पास क्या था, ये क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसका आपके पास आंसर था। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें आपसे जो पूछा गया कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या है। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में आपको एक डायग्राम के थ्रू ये दिखाना था, जिस डायग्राम में आपको ये जो आपके पास डायग्राम है उसको आपको शो करना था कि अब कुछ नहीं, इसमें यह है कि प्राइस को कांस्टेंट कर दिया है, लेकिन ये प्राइस कांस्टेंट नहीं करना था इसके अंदर, यानी प्राइस कांस्टेंट जो टी आर कांस्टेंट हो जाएगा। हमें इसके अंदर क्या करना था, दोनों चीज़ें वेरिएबल, यानी प्राइस लोअर की बात थी। तो यहाँ पर ये डायग्राम इस तरह से आपके पास ये बनता कि आप ये डायग्राम कुछ इस तरह से बनाते कि ये आपके पास ये जो आप जाते देखते हैं कि ये जो आपके पास जो टी आर है वो कुछ इस तरह से आना चाहिए था कि जो आपके पास यहाँ से आप देखें कि ये जो ओरिजिन है ना, ये इस ओरिजिन से आपके पास इस तरह से आपके पास ये टी आर आना चाहिए था। ये टी आर हो जाएगा आपके पास। ओके, और यहाँ से अब आपको फिर क्या पॉइंट लेना था, ये पॉइंट इस तरह से आपको ये लेना था। तो ये जो कंडीशन आपके पास, ये जो टीसी आपके पास कंडीशन है, ये आपके पास जो था, ये टोटल टीसी है आपके पास। यहाँ से ये टीसी आपने दिखाया, ये पॉइंट आपके पास जो टीसी था, और ये जो इसमें मैक्सिमम जो डिफरेंस है ये यहाँ से यहाँ तक,
ये डिफरेंस ही आपके पास जो था आप कंडीशन थी, और ये यहाँ पर प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम ये आपको शो कर देना था। ये प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम था। ओके, यहाँ पर आपको जो इंडिकेट करना था तो वो आपके पास ये जो आउटपुट है, आपके पास ये आउटपुट आपके यहाँ ये लिखना था आपको। तो ये आपके पास आउटपुट आ जाता। ओके, और ये जो आपके पास यहाँ पर आ जाता है कि ये आपने रेवेन्यू, ये रेवेन्यू, और यहाँ पर क्या हो जाता, और ऑब्लिक करके आपने यहाँ पर ये कॉस्ट आप ही लिख सकते थे। ओके, तो इस तरह से ये आपके पास एक डायग्राम आ जाता है इसके अंदर। यहाँ दो कंडीशन आपके पास थी, एक ये कंडीशन आपके पास थी, एक ये कंडीशन है। यहाँ पर दोनों यानी टी आर टी सी इक्वल हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये मैक्सिमाइज या प्रॉफिट जो है मैक्सिमाइज है, क्योंकि ये जो टी सी और टी आर के बीच का डिफरेंस मैक्सिमम था, ये आपको यहाँ पर शो करना था। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको समझ में आ गया है। तो ये आपको इस तरह से करना था। और ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें आपके पास एक न्यूमेरिकल है जिसके अंदर आपको मतलब जो निकालनी थी जो सप्लाई, उसके अंदर आपके पास देखें यहाँ दी हुई थी, वो जो आपको निकालनी थी कि कितनी आपके पास जो सप्लाई है वो यहाँ होगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना था कि आपके पास इलास्टिसिटी दी हुई है। ओके, और इलास्टिसिटी में आप यहाँ देखें कि ये जो हमारे पास, अगर हम इसकी बात करते हैं कि ये जो आपका देखें, ये आपके पास जो क्वांटिटी है वो 56 थी पहले, यानी कि, और इसमें P1 जो हमारे पास है वो ये है 7 रुपीज़। ओके, तो अब ये P1 आपके पास और ये Q1 आपके पास आ गया, इससे आपने क्या निकाल दिया, अब ये दोनों नोट कर लिए। फिर आपके पास इसी तरह से ये आपके पास, ये जो आपके पास क्या है, ये जो ये P1 आपके पास था, ये आपके पास Q1 आपके पास था, इसे हमने Q1 कहा था। अब आपके पास क्या है, आपके पास ये P2 जो है ये दिया हुआ है, ये 8 जो है वो आपके पास प्राइस दिया हुआ है, क्या है ये P2 दिया हुआ है। अब आपसे कहा है कि आप इसकी क्वांटिटी यानी कि आपको Q2 आपको निकालना था ये। तो आपको इसे कैलकुलेट करने के लिए सप्लाई का वो फार्मूला आपको यूज़ करना था। ये फार्मूला कौन सा होता है कि इलास्टिसिटी जो आपके पास सप्लाई है वो आपको निकालनी थी। ओके, तो ये आपके पास इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यानी कि जो ई एस आपके पास है, ई एस क्या था आपके पास कि आपने जो नोट किया हुआ है फार्मूला आपके पास क्या था कि जिसमें आप लिखते थे क्या, डेल्टा क्यू, आपने यहाँ पर क्या लिखा था, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा जो पी था, इसको मल्टीपल किया था आपने किससे, जो पी ओवर क्यू है, इससे आपने यहाँ पर सॉल्व किया। और इसके अंदर सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आ गया था वो आपने टोटली, जब आप यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे तो वैल्यू लिखने पर आपको जो इलास्टिसिटी थी वहाँ पर 1 लिखना था। जो इलास्टिसिटी आपके पास है, इलास्टिसिटी में आपके पास 1 था। फिर आपने क्या किया था कि जो वैल्यू आपके पास आई थी पी की, आपके पास पहले हम डेल्टा क्यू की जो आपने वैल्यू निकाली होगी वो आपके पास एक्स माइनस 56 आया होगा। ओके, नीचे आपके पास वैल्यू जो है वो आपके पास कितनी आ गई, 1 आ गई, और यहाँ पर मल्टीपल किया था आपने क्या, 7 ओवर यहाँ 56 आया होगा इस तरह से। ओके, तो ये आपके 56 को सॉल्व किया होगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू आई होगी वो किस तरह से आपके पास आई होगी कि क्रॉस मल्टीपल करने पर आपके पास जो टोटल जो वैल्यूज़ आई होंगी वो आपके पास आई होंगी क्या, कि यहाँ पर आपने लिखा होगा क्या कि 1 इज़ इक्वल टू एक्स माइनस 56, ये 56 ओवर आपके पास 8 आया होगा। ओके, फिर आपने यहाँ पर 8 इक्वल टू एक्स माइनस 56, और फिर ये एक्स जो आपने सप्लाई Q2 लिए, ये आपके पास ये 56 और प्लस ये धरा कर ये ऐसे आ जाएगा ये इस तरह से 64 इसका आंसर आ गया। ओके, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई होगी। अब इसके बाद जो आपका डिफरेंस पूछा गया है, तो इसमें डिफरेंस में आपको एक डायग्राम ज़रूर देना था आप में, तो कुछ स्टूडेंट ने इसमें डायग्राम में उसका दिया नहीं है, तो ये फिर भी जो है आपको ये डायग्राम जो है उसको देना था। ओके,